गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 कर लिया था। उसमें हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ द सर्कुलेटरी पाथवे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जस्ट इन 30 मिनट वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सेशंस। तो सब बी रेडी, बी फोकस्ड। तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ध्यान दो, मस्कुलर स्ट्रक्चर है हार्ट, ठीक है, इसमें बोन्स नहीं होती, और 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ इसमें क्या मिलेगा, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड होगा, 3 चीज़ होगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ठीक है। और ब्लड के बारे में सबको पता है, यही वो फ्लूइड है जो क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक। हार्ट की बात करें तो हार्ट में पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो ओरिजिन होता है दैट इज द मेसोडर्म। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बनती है, एक एक्टोडर्म बनती है, एक मेसोडर्म बनती है और एक एंडोडर्म बनती है। तो हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज द मेसोडर्म। क्योंकि देखो जितने भी मसल्स होंगी, मसल्स की बात कर लें या बोन की बात कर लें, मसल्स और बोन को किससे बनना है, दैट इज द मेसोडर्म। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए मेसोडर्म होगा। हार्ट पाया कहाँ जाता है, तो हार्ट पाया जाता है तुम्हारे थोरासिक कैविटी में। थोरासिक कैविटी क्या होती है, जैसे ह्यूमन की बॉडी है, तो ये जो बॉडी होती है ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी होती है और डायफ्राम के ऊपर थोरासिक कैविटी होती है। तो थोरासिक कैविटी में 2 चीज़ होता है, हार्ट पाया जाता है और लंग पाया जाता है। ये बात पीछे बता चुका हूँ। इन बिटवीन 2 लंग, 2 लंग के पीछे में पाया जाता है, लेकिन स्लाइटली टेल टू लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट का मतलब जैसे ना हाथ की अगर मुट्ठी बंद करोगे, तो जैसे हाथ की मुट्ठी बंद करोगे तो जैसी स्ट्रक्चर बनती है वैसे ही हार्ट की स्ट्रक्चर होती है, उतना ही बड़ा होता है। अब देखो हार्ट के ऊपर ना डबल वॉल की एक मेम्ब्रेनियस बैग पाया जाता है जो हार्ट को कवर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पेरियास्टियम। और पेरियास्टियम में जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। जैसे लंग के ऊपर 2 वॉल की लेयरिंग थी, दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसमें जो फ्लूइड था दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। वैसे ही हार्ट के चारों तरफ जो मिलेगा, जो मेम्ब्रेन मिलती है बाइलेट, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो उसमें फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अच्छा, हार्ट, जो ह्यूमंस के हार्ट की बात करें तो हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके थे कि जो मैमल्स होते हैं उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है, यानी उसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। आर्ट्रिया स्मॉल होता है और वेंट्रिकल लार्ज होता है, ये बात सबको पता है, ठीक है। अच्छा, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल सुनो, तो लेफ्ट एट्रिया हुआ और राइट एट्रिया हुआ, इन दोनों को जो सेपरेट करेगा, तो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे एंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अगर वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा तो हम उसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करेगा, वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर को सेपरेट करने वाला, सेप्टम का मतलब है दीवाल, ठीक है। अब सेप्टा की अगर बात करें ना, सेप्टा की बात करें तो सेप्टा में क्या पाया जाता है, सेप्टा में ओपनिंग पाई जाती है, जिसके थ्रू 2 चैम्बर हार्ट के कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओपनिंग देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक ओपनिंग पाई जाती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो देखो राइट साइड में क्या मिलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि तुम अगर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच देखोगे तो वहाँ पे मिलता है दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है दैट इज द मिट्रल वाल्व, ठीक। तो याद कैसे करोगे, ऐसे याद करो, हमने ऐसे याद किया था, देखो राइट लेफ्ट, तो राइट में देखो 5 लेटर है, लेफ्ट में 4 लेटर है, तो इसमें 5 लेटर है, इसलिए इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व मिलता है, 2 कम कर लो, इसमें क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व मिलता है या मिट्रल वाल्व मिलता है, ठीक। तो यहाँ देखो हार्ट की स्ट्रक्चर बना के दिया गया, दैट इज द, ये तुम्हारा क्या है, राइट एट्रिया है, ये जिसको मार्क किया हूँ दैट इज द राइट एट्रिया। और ये राइट एट्रिया जिससे कनेक्ट होता है ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, लेट मी चेंज द कलर, ये ठीक रहेगा। और ये वाला देखो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रिया जिससे कनेक्ट होता है ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। अब यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा राइट एट्रिया है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, इनके बीच क्या मिलेगा, दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। आई होप कि कोई डाउट ना हो। अब देखो ये जो तुम्हारा राइट एट्रिया होता है, यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर बना देते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख जाओगे। देखो एक नॉर्मल फिगर समझ लो, नॉर्मल फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, और रफ डायग्राम से काफ़ी समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा राइट एट्रिया, ये क्या है हमारा
लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखो राइट एट्रिया में जो सप्लाई आती है, दो चीज़ों की सप्लाई आती है, एक आती है सुपीरियर वेना कावा, एक कौन आता है सुपीरियर वेना कावा आती है, और एक क्या आता है दैट इज़ द इन्फीरियर वेना कावा आती है, इन्फीरियर वेना कावा आती है, एक इन्फीरियर वेना कावा आती है। ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से निकल के जाता है कौन, देखो एक्चुअल में जाता ऊपर है, मैं नीचे बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको। इससे निकल के जाता है दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ये होता ऊपर है, मैं बना नीचे रहा हूँ ताकि आप समझ सको। पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये कहाँ जाती है लंग के पास जाती है। लंग क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर ये लंग इस ब्लड को ला के दे देगा तुम्हारे राइट एट्रिया को। लंग किसको दे देगा दैट इज द सॉरी लेफ्ट एट्रिया को देगा। लंग किसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा लेफ्ट एट्रिया को देगा। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज़ अ पल्मोनरी वेन। उसके बाद ये ब्लड जाता है तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है दैट इज़ द ऑर्टा। ऑर्टा भी ऊपर निकलता है, मैंने नीचे बनाया। ऑर्टा क्या करता है पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो ये सप्लाई का सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है दैट इज द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया में देख रहे हो ये वेना कावा है, तो एक ऊपर से वेना कावा आती है उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, जो हार्ट के ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और ये नीचे से एक वेना कावा आती है जिसको हम लोग इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ये हार्ट के नीचे से ब्लड लेके आती है। और दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा इस तुम्हारे जो राइट एट्रिया इसमें अकोमुलेट होगा, और जब इसमें अकोमुलेट होगा तो इस पर प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तो ये ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाएगा, और ट्राइकास्पिड वाल्व से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है किसमें राइट वेंट्रिकल में। कहाँ चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ये वाली ओपनिंग देखो, यहाँ पे जहाँ पे तीर से मैंने ग्रीन से मार्क किए, ये वाली जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही ऊपर जाती है ये क्या करेगी दो भाग में डिवाइड कर जाएगी, दो भाग में डिवाइड करेगी। तो दो आर्टरी इधर जाएगी, दो पल्मोनरी आर्टरी इधर जाएगी। तो ये क्या करेगा राइट लंग को सप्लाई करेगा, ये क्या करेगा लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगा, लेफ्ट सॉरी यहाँ ये लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगा, ये राइट लंग को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसमें ब्लड जब जाएगा लंग में तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया में। तो दो पल्मोनरी वेन जो आती है वो लेफ्ट लंग से आती है, दो पल्मोनरी वेन राइट लंग से आती हैं। तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करता है लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में जब एंट्री करेगा तो बाइकास्पिड वाल्व पे इसका प्रेशर पड़ेगा ब्लड एकोमुलेट होने की वजह से, तो बाइकास्पिड वाल्व खुल जाएगा, और इसका जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में है वो कहाँ चलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाएगा। और उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है दैट इज द अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल की यहाँ पे देखो ये वाली जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है अरोटा में है। तो अरोटा में चला जाएगा ब्लड, और अरोटा के थ्रू क्या करेगा पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी, दैट इज द सर्कुलेशन। यही सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, अब उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद ये देख रहे हो ये तुम्हारा ये पीला कलर का है, एक मिनट पीले कलर से करने दो। ये पीले कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहाँ पे है राइट एट्रिया के राइट कार्नर में। इसको बोलता है दैट इज द एसए नोड। ये क्या होता है एसए नोड होता है। अब उसके अलावा यहाँ पे देखो राइट एट्रिया के जो इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मिल रहा है, एवी नोड मिल रहा है। तो एसए नोड मिल रहा है राइट एट्रिया के राइट साइड में, और राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड में नीचे साइड में तुम्हें क्या मिल रहा है दैट इज द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक, उसके बाद ये देख रहे हो ये जा रहा है तुम्हारा दैट इज द बंडल ऑफ हिज। उसके बाद क्या आ रहा है बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज के बाद ये बन जा रहा है पुरकिंजे फाइबर। तो एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर। क्या काम होता है बताते हैं आगे। यहाँ हमने क्या बता दिया था, क्या बताया था भाई। देखो द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनटू द देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कहाँ ओपन होगा दैट इज द अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कहाँ ओपन होता है अरोटा में, और राइट वेंट्रिकुलर कहाँ ओपन होता है दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखो ये क्या है इनकी जो ओपनिंग होती है, जो देखो राइट देखो दो चीज़ें अभी देखे, एक क्या देखे थे ट्राइकास्पिड वाल्व किसके किसके बीच था राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकुलर के बीच, और एक क्या देखे थे दैट इज द बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, वो किसके किसके बीच था लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। अब यहाँ पे सुनो एक होता है सेमी लूनर वाल्व,
एक होता है क्या, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व दो चीज़ों में पाया जाता है, एक ऑरोटा में पाया जाता है, एक पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और आरोटा सिर्फ दो जगह ही क्या पाया जाता है, तुम्हारा सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, सेमी लूनर का मतलब अर्धचंद्राकार ऐसी स्ट्रक्चर होती है वाल्व की, अरे सॉरी कह रहा हूँ अर्धचंद्राकार, ये चंद्रमा इसको आधा काट दो, दैट इज द सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो केवल और केवल एक ही दिशा में होता है, मतलब आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर से जब आर्ट्रिया में जाएगा तो आर्ट्रिया से वापस वेंट्रिकल में नहीं जाएगा वाल्व की वजह से। ठीक है, तो और पल्मोनरी आर्टरी से अगर वो कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में अगर जा रहा है कहाँ से, दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर से, तो राइट वेंट्रिकुलर पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा राइट वेंट्रिकुलर में नहीं आएगा। यानी वाल्व का काम अगर कोई पूछे तो वाल्व का काम होता है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। ठीक, अब अगर हार्ट की बात करें, तो हार्ट बना होता है दैट इज द कार्डियक मसल्स का। अब इसमें वॉल जो होते हैं ना वेंट्रिकल की थिक होती है, वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो थिक होती है आर्ट्रिया कंपैरिजन में, क्योंकि आर्ट्रिया से ब्लड को कहाँ जाना होता है, सिर्फ वेंट्रिकल में जाना होता है। लेकिन वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या होना चाहता है, मजबूत होना पड़ता है। ओके, इसके अलावा ये देखो एक फिगर में एक चीज़ है, तुमको यहाँ पे मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कार्डियक टेंडिनी। हो सकता है ना लिखा हो, कार्डियक टेंडिनी जो होती है ये क्या है, मसल या फाइबर बोल सकते हो, किसकी है, हार्ट में पाई जाती है ना कार्डियक टेंडिनी। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्लोजर ऑफ वाल्व। और यहाँ पे देखो कार्डियक टेंडिनी इस साइड है, तो ये क्या करेगी, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज करेगी, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज करेगी। तो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज करने के काम किसका होता है, दैट इज द कार्डियक टेंडिनी का होता है। ठीक है, किसका होता है, दैट इज द कार्डियक टेंडिनी का होता है। अच्छा आप देखो, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर कार्ड नोडल टिश्यू पाया जाता है हार्ट में। नोडल टिश्यू देखो स्पेशलाइज टिश्यू है ये, ठीक है, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। क्यों, क्योंकि देखो ये नोडल टिश्यू क्या कर सकता है, खुद से इम्पल्स जनरेट कर पाता है। ओके, क्या कर पाता है, खुद से इम्पल्स जनरेट कर पाता है। तो इसका एक पैच जो होता है वो राइट अपर कार्नर में मिलता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कार्नर में मिलता है, जिसको हम लोग एसए नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और इसका जो दूसरा जो थोड़ा सा कलेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है लेफ्ट कार्नर ऑफ राइट एट्रियम में, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में होता है, इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। उसके बाद क्या पाया जाता है, बंडल ऑफ हिच पाया जाता है। बंडल ऑफ हिच जो पाया जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के दीवार के बीच में पाया जाता है ना, इसको हम लोग एवी बंडल भी बोलते हैं। फिर ये जो एवी बंडल होता है, ये एवी बंडल क्या करता है, वो बनाता है, क्या बनाता है, पुरकिंजे फाइबर बनाता है। ठीक है, तो ये एवी बंडल कंटिन्यू करेगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से, और ये पास करेगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में और इमर्ज करेगा ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। और ये जो राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। दे ब्रांचेस गिव राइज टू माइनर फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मसल, ये वेंट्रिकल के मसल में चले जाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो पहला वाला जो तुम्हारा नोडल टिश्यू है, तो पूछेगा हार्ट में इंपल्स कैसे जनरेट होता है, नोडल टिश्यू के थ्रू। और उस नोडल टिश्यू में कौन मेन रोल प्ले करता है, दैट इज द एसए नोड। एसए नोड से ये इंपल्स कहाँ जाती है, एवी नोड। एवी नोड से वो इंपल्स कहाँ जाती है, बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच से कहाँ जाती है, दैट इज द पुरकिंजे फाइबर। अब जो एसए नोड है वो कहाँ मिल रहा है, तुम्हारा राइट एट्रिया के राइट कार्नर में, और तुम्हारा एवी नोड कहाँ मिल रहा है, राइट एट्रिया के लेफ्ट कार्नर में। और तुम्हारा बंडल ऑफ हिच कहाँ मिलेगा, दोनों वेंट्रिकल के दीवार के बीच में बंडल ऑफ हिच पाया जाता है। और पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है, तो पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है वेंट्रिकुलर के दोनों साइड दीवार में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, द नोडल मस्कुलर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, यानी इनके पास एबिलिटी है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, कोई भी नोडल मस्कुलेचर कर सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, सब ऑटो एक्साइटेबल है। लेकिन जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है मिनट में, वो डिफरेंट नोडल सिस्टम में वेरी करता है। जैसे एसए नोड में अलग होगा, एवी नोड में अलग होगा, बट उस मैक्सिमम जो प्रोड्यूस होता है दैट इज द एसए नोड में। एसए नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एक मिनट में बात करें तो 70 से 75 बार, जितनी बार इंपल्स जनरेट होगी उतनी हार्ट बीट होगी। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, तो बताना कि एसए नोड जो होता है वो मेंटेन कर सकता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को, मेंटेन के साथ साथ और क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो मेन रोल इसका मेंटेनेंस वाला है, मेंटेनेंस कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हाईलाइट कर दिया। नॉर्मल बीट सबको पता है 70 से 75 मिनट होती है, 1 मिनट में 70 से, एवरेज हम लोग 72 लेते हैं एडल्ट्स में, चाइल्ड्स में तो 100 से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना दैट इज़ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें तो हार्ट में देखो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, और ये रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, सभी स्टार्ट में क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। तो इसमें देखो ना कार्डियक इवेंट को 3 चीज़ें समझ सकते हो, कार्डियक इवेंट्स को 3 चीज़ें समझ सकते हो। देखो कार्डियक इवेंट में सबसे पहला क्या होगा, 3 इवेंट समझना, एक होगा जॉइंट डिस्टोल, जॉइंट डिस्टोल, फिर क्या होगा, एक आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, और एक फिर उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स रहेंगे, किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल आएगा, इसमें आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आर्ट्रिया रिलैक्स रहेगा, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा होता है बताते हैं। तो देखो जब वो रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, दोनों के दोनों रिलैक्स हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इज द रिलैक्स स्टेट। तो इसमें क्या क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल ओपन होते हैं, और ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन और वेना कावा फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या होगा, जैसे देखो ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, तो लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट एट्रिया से जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, और राइट एट्रिया में वेन कहाँ से आएगा, ब्लड कहाँ से आएगा, दैट इज द वेना कावा। तो जो वेना कावा है, वेना कावा से जो ब्लड जाएगा, वेना कावा से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा राइट एट्रिया में, वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में इन द रिलैक्स स्टेज। और उसके अलावा क्या होगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अब इस स्टेज में क्या होता है, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होता है, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा सेमिलूनर वॉल्व किस में मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा में, पल्मोनरी आर्टरी और आरोटा में मिलता है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं, यानी इसमें ब्लड नहीं जाएगा। अब एसए नोड क्या करता है, जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल। इससे क्या होगा कि दोनों आर्टरिया के भीतर एक ही साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज आर्ट्रियल सिस्टोल। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल क्यों हो रहा है, एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि देखो जैसे ये रिलैक्स स्टेज में था तो 70% जो ब्लड था वो तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, 70% ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। अब ये जब ब्लड इसमें चला गया तो जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल करेगा तो जो रिमेनिंग 30% ब्लड है, जो 30% ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में नहीं गया है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज कर जाएगा, फ्लो ऑफ ब्लड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में इंक्रीज कर जाएगा कितना, 30%। मतलब जो नहीं गया हुआ था वो भी चला जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकल साइड बाई एवी नोड एंड एवी बंडल्स। फिर उसके बाद देखो एसए नोड से वो इम्पल्स चला जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल के पास चला जाएगा, वहाँ से फिर जाएगा बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज के थ्रू चला जाएगा पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर से ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल के मसल्स को मिल जाएगा, और पूरा का पूरा जो वेंट्रिकुलर मसल्स है वो वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर देगा, दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उस समय आर्ट्रियल रिलैक्सेशन हो चुका होता है, आर्ट्रिया रिलैक्स हो चुका होता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, जिसके वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो बंद हो जाएंगे, तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला ये जो वॉल्व है ना, ये वाला जो वॉल्व होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये क्लोज हो जाता है तो लेफ्ट एट्रिया में बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का। अब ये जो वेंट्रिकुलर प्रेशर लगातार बढ़ा था, इसके वजह से क्या किया, इसमें तुम्हारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा है, तो इनमें क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा सेमिलूनर वाल्व जो होंगे,
जो पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में, अरोटा लेफ्ट साइड में, इसको फोर्स करेंगे और ओपन कर देंगे। जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व ओपन होगा, ब्लड जो है वेंट्रिकल से वो चला जाएगा किसमें, इन वेसल्स में चला जाएगा और सर्कुलेटरी पाथवे में इंसर्ट कर जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा, इस कंडीशन को बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड द पल्मोनरी वेंट्रिकल का प्रेशर घट जाएगा, जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाएगा। सेमिलुनर वाल्व बंद होगा तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा वेंट्रिकुलर में। ठीक, तो जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन करते जाता है, धीरे धीरे फिर से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और आर्टेरिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड लगातार फिल होता रहेगा। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा आर्टेरिया से ब्लड वेंट्रिकुलर में जाएगा। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकुलर, द वेंट्रिकुलर एंड आर्टेरिया नाउ गेट रिलैक्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो फिर जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर एसए नोड क्या करेगा, जनरेट करेगा नया एक्शन पोटेंशियल, जिसके बाद से फिर क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टोल होगा। आर्टेरियल सिस्टोल के बाद फिर आर्टेरियल डायस्टोल में जाएगा, तो उस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, और फिर वेंट्रिकुलर जैसे डायस्टोल होगा उस समय जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन आएगी, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक, अब ये जो सिक्वेंशियल इवेंट लगातार हार्ट में चल रही थी, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स हैं, कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स हैं, जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक, अब ये पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है, ये एक बार में 1 मिनट में 72 बार होता है, इसलिए हार्ट बीट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कि हार्ट बीट भी कितना 72 टाइम्स पर मिनट होता है। दैट द मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, फ्रॉम दिस कोड डिडक्ट, अगर इससे एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन अगर निकालोगे तो वो आता है 0.8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 0.8 सेकेंड। अब कार्डियक साइकिल की अगर एक वेंट्रिकल की बात करें तो एक बार वेंट्रिकल जब कांटेक्ट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड को पंप करता है, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो 1 मिनट एक बार अगर वेंट्रिकुलर कांटेक्ट हो रहा है तो उससे 70 ml ब्लड को वो बाहर फेंकता है, इसी को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब इस स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर हार्ट बीट का गुणा कर दो, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या कर दो, हार्ट रेट का गुणा कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना ब्लड बाहर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला बनेगा, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट बीट, गुणे हार्ट बीट। ठीक, तो अगर कोई पूछे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट बताना कि ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो पंप्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल। यहाँ ध्यान देना, एक ही वेंट्रिकल की बात हो रही है, दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं हो रही। दोनों को लोगे तो डबल हो जाएगा। एक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर पंप करता है उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और ये एवरेज आता है बॉडी में 5 लीटर। कितना आता है, 5 लीटर। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो क्या कर सकती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बदल सकती है, हार्ट रेट को बदल सकती है, इसलिए ये कार्डियक आउटपुट को भी बदल सकती है। जैसे एथलीट्स जो होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आती है, 2 प्रोमिनेंट साउंड आती है जिसको स्टेथोस्कोप से तुम सुन सकते हो। फर्स्ट हार्ट साउंड को हम लोग लब बोलते हैं और सेकंड हार्ट साउंड को हम लोग बोलते हैं डब बोलते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड में क्या होता है, क्लोजर होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, और सेकंड हार्ट साउंड में क्या होता है, क्लोजर होता है सेमिलुनर वाल्व। तो तुमसे पूछेगा कि हार्ट साउंड को S1 S2 क्या होते हैं, तो जो S1 हार्ट साउंड है वो हमारी फर्स्ट वाली हार्ट साउंड है, और जो दूसरी वाली हार्ट साउंड है उसको हम लोग S2 बोलते हैं, और S1 को लब बोलते हैं, S2 को डब बोलते हैं। दोनों के दोनों वाल्व के क्लोजर की साउंड है। S2 जो होता है सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर की साउंड है, और S1 जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के साउंड है। ओके, ये साउंड डायग्नोसिस में यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफ। अब ये मत सोचना सर गलत बता दिया, नहीं, सच में यही होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी जो होती है वो मशीन होती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो ग्राफ जो दिखता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एक टिपिकल हॉस्पिटल में जाओगे, टेलीविज़न शो के में देखोगे कोई टिपिकल हॉस्पिटल दिखाएगा तो उसमें दिखाएगा एक पेशेंट है, उसको एक मॉनिटरिंग मशीन में डाल रखे हो स्क्रीन पे, और वहाँ से पी 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 की साउंड आ रही है ना, और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना। तो इस तरह की जो मशीन होती है, देखो मशीन जो है, मशीन को हम लोग ग्राफ बोलते हैं, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और इससे जो तुमको मिलता है दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो ग्राफ होता है। ठीक है, तो ईसीजी की बात करें तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ईसीजी अगर ऑब्टेन करना है, ईसीजी ऑब्टेन करना है तो देखो लीड कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं ये ध्यान रखना, लीड कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं ये ध्यान रखना। पेशेंट को नॉर्मल ईसीजी की कंडीशन में हम लोग 3 इलेक्ट्रिकल लोड लगाते हैं। ठीक है,
3 इलेक्ट्रिकल लोड लगाते हैं। देखो 2 जो लगती है वो रिस्ट में लगती है, दोनों हाथ में एक एक लगाते हैं और एक लेफ्ट एंकले में लगाते हैं। लेफ्ट एंकले का मतलब ये जैसे ये एक ह्यूमंस का पैर है, ये पैर है, ये इसका घुटना है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग एंकले बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लेफ्ट एंकले में लगाना है और 2 जो होता है एक लेफ्ट रिस्ट में लगाते हैं, एक राइट रिस्ट में लगाते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रिकल यूनिट एक पेशेंट को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और इसका जो डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लिट्स अटैच इन चेस्ट रीजन, मतलब अगर तुम्हें और ज़्यादा हार्ट के फंक्शन को डिटेल स्टडी करना है तो तुम चेस्ट रीजन में भी बहुत सारे मल्टीपल लेट्स को लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल 3 लीड अपन इंसर्ट करते हैं। और भी चीज़ें होती है वो तुम MBBS में आओगे तो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें देखो वेव्स कौन कौन सी मिलती है। तो इसमें देखो एक तो होती है यहाँ पे P वेव, यहाँ पे होती है P वेव, और यहाँ होती है QRS वेव। क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये है हमारी T वेव, ये हमारी T वेव, ठीक। तो कोई पूछेगा P वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तुमसे सीधे पूछा जाएगा P वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। तो P वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया या एक्साइटमेंट ऑफ आर्ट्रिया, या बोल सकते हो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? P वेव। तो डिपोलराइजेशन का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरी, इसमें वो दोनों आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये दिखाता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा तुम देखो T वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? T वेव दिखाती है दैट इज द रिपोलराइजेशन, दैट इज द रिपोलराइजेशन को, ठीक है। हाँ, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट इज द कहाँ लीड को इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, और P वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, और T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक। द एंड ऑफ टी वेव अगर का जो एंड हो गया दैट मीन्स सिस्टोल खत्म हो गया, अब ये डायस्टोल वाली स्टेज में जा चुका है, ठीक। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, अगर QRS कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट कर रहे हो तो वो तुमको हार्ट बीट बता देगा, तुमको क्या बता देगा? हार्ट बीट बता देगा, ठीक है। सिंस ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप ऑफ गिवन लेट कॉन्फ़िगरेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, अगर इस शेप में कोई भी डेविएशन मिल रहा है तो हमको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें, जो तुम्हारा ये ST वाली ये जो लाइन है, जब ये लाइन एलिवेटेड होती है, ये लाइन हमें क्या मिलती है? ST वाली लाइन जो होती है वो एलिवेटेड मिलती है, तो हमें क्या पता चलता है कि इस बंदे को MI है, यानी हार्ट अटैक आया है। तो जब हार्ट अटैक का केस आता है ना, तो उनमें अक्सर करके देखने को मिलता है कि ST वेव जो होती है वो एलिवेटेड देखने को मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस ECG के थ्रू भी फाइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट दैट इज द डबल सर्कुलेशन, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमंस में ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो फिक्स रूट पे होता है। क्यों फिक्स रूट पे होता है? क्योंकि ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स जो होती है, एक तो ब्लड वेसल्स आर्टरी होती है और एक वेन होती है, और इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? कौन कनेक्ट करता है? दैट इज द कैपिलरी, दैट इज द कैपिलरी। अब आर्टरी और वेन दोनों की अगर बात करें तो आर्टरी और वेन दोनों में 3 लेयर होती है। आर्टरी और वेन दोनों में कितनी लेयर्स पाई जाती है? 3 लेयर्स पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग टोनिका इंटीमा बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग टोनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, और बीच वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं दैट इज द टोनिका मीडिया। तो बीच वाला टोनिका मीडिया, अंदर वाला टोनिका इंटीमा, और बाहर वाला टोनिका एक्सटर्ना। बाहर है एक्सटर्ना, बीच में है मीडिया, और अंदर है इंटीमा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अंदर वाली जो लेयर होती है वो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है, इसको हाईलाइट कर लो, स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है। मिडिल वाली लेयर जो होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनती है, और जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है वो बनती है तुम्हारे कोलेजन फाइबर की, वो बनती है किसकी? कोलेजन फाइबर की। अब इसमें खास बात क्या है कि टोनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है वेंस में। अब जब टोनिका मीडिया थिन होता है वेंस में, इसीलिए वेन का जो ल्यूमेन होता है, वेन का जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है, आर्टरी का ल्यूमेन शॉर्ट होता है। एक सेकेंड, ल्यूमेन क्या होता है? देखो बॉडी में कोई भी पाइप जैसी स्ट्रक्चर हो, जैसे ये मान लो है, ये इसकी आर्ट लेयर्स है। अब इसके भीतर ये जो खाली जगह है जिसके भीतर ब्लड फ्लो करता है, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक। अब हमने ऊपर देखा था कि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल पंप करता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है वो आरेटा में जाता है, ठीक। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लंग में, और लंग में उसका ऑक्सीजनेशन होगा, और वो दोबारा से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन,
दैट इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसके अलावा एक और सर्कुलेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टा में है, आर्टा में इंटर कर रहा है, वो आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरी के द्वारा टिश्यू के पास जाएगा और टिश्यू के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा सिस्टम ऑफ वेन, और जो वेना कावा है, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फ़ायदा क्या हो रहा है, ये न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को प्रोवाइड कर रहा है और टिश्यू से CO2 हार्मफुल सब्सटेंस लेकर उसका एलिमिनेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो अगर बॉडी में अगर बात करें तो दैट इज़, देखो यहाँ पे बॉडी में अगर बात करें तो देखो होगा क्या, यहाँ से दैट इज़ द राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग में, CO2 वाला ब्लड जाएगा लंग में, और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो आएगा तुम्हारे लेफ्ट अट्रिया में। लेफ्ट अट्रिया से ये ब्लड कहाँ जाएगा, दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में निकलेगा आरोटा, निकलेगा आरोटा। आरोटा क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को विभिन्न सोर्स द्वारा टिश्यू को पहुंचाएगा। टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन लेके इसको CO2 दे देगा। इसको क्या करेगा, CO2 वाला ब्लड बनाएगा, और CO2 वाला जो ब्लड है वो दोबारा से लेके कहाँ जाएंगे, इसको राइट एट्रियम में बाय द हेल्प ऑफ वेना कावा। तो इसमें देखो दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है। एक सर्कुलेशन में देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग को, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग को, और लंग से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रिया में। इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग वाला सर्कुलेशन है। तो राइट वेंट्रिकल से जो लंग में ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, CO2 वाला होता है, और लंग से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक, ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरे वाले सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास, और टिश्यू से फिर ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम के पास। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू के पास ब्लड जा रहा है ऑर्टा के थ्रू, और ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और टिश्यू क्या कर रहा है, इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बता दे रहा है, और ये क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी नहीं, पल्मोनरी नहीं, सॉरी वेना कावा, वेना कावा के थ्रू क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। इस वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें बस इतनी सी बात है, अगर तुम इतनी सी बात पकड़ ले रहे हो तो बस इतना ही है, और क्या। इसके अलावा एक कनेक्शन पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वेन होती है। ये ब्लड कहाँ से कैरी करती है, इंटेस्टाइन से लीवर में, इंटेस्टाइन से लीवर में, ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर में। इसके अलावा देखो इसके का मतलब क्या है तुमको समझाते हैं। देखो दरअसल क्या है कि इंटेस्टाइन में अगर बात करें तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, तो ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में तुरंत बढ़ जाता है। तो इंटेस्टाइन जो भी फूड का एब्जॉर्ब करती है उसको पहले भेज देती है लीवर के पास। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा फूड्स होता है वो लीवर उसको मतलब स्टोर करता है, और बकिया जितनी ज़रूरत होती है उसको वो सर्कुलेशन में भेजता है। तो इंटेस्टाइन से जो लीवर तक ये जो डायरेक्ट सप्लाई होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का मतलब वही है कि जो हार्ट से बिना कनेक्ट हुए कोई दो आर्गन को कनेक्ट करते हैं, तो ये पोर्टल है, क्योंकि इंटेस्टाइन से लीवर को कनेक्ट कर रहा है विदाउट कनेक्टिंग हार्ट, और लीवर कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से कहाँ तक सप्लाई है, इंटेस्टाइन से लीवर तक की सप्लाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर बना के दे रखा है, ये देखो ये आर्टरी है, ये इसका क्या है, ये बाहर होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और सबसे भीतर होगा दैट इज ट्यूनिका एंटीमा। अब देख रहे हो आर्टरी, इसकी देख रहे हो वेन को देखो और आर्टरी को देखो, तो जब तुम देखोगे तो इसमें ट्यूनिका मीडिया कम होता है, स्मूथ मसल्स की लेयर कम पाई जाती है वेन्स में, इसलिए वेन का ये जो भीतर जो जगह है ब्लड को सप्लाई करने वाला ल्यूमेन वो ज़्यादा होता है, आर्टरी में ये ल्यूमेन कम होता है, और इसी वजह से आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती है, आर्टरी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जब कैपिलरी की बात करोगे तो कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका एंटीमा समझ लो है, यानी स्क्वैमस एंडोथेलियम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, स्क्वैमस एंडोथेलियम, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी को हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं, तो देखो कार्डियक एक्टिविटी को जो रेगुलेट करना है दैट इज़ द ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट अपनी एक्टिविटी को खुद ही रेगुलेट कर लेता है, मतलब ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन होता है, और इनको रेगुलेट कौन करता है, दैट इज़ द इनके पास जो नोडल टिश्यू है, स्पेशलाइज जो मसल है जैसे एसए नोड, ये कंट्रोल करता है। अब मसल्स इसे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हार्ट की एक्टिविटी को हम लोग मायोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक मेडुला ऑब्लांगाटा में बात करें तो उसमें कार्डियक सेंटर पाया जाता है,
मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या पाया जाता है, कार्डियक सेंटर पाया जाता है जो हार्ट की एक्टिविटी को कुछ हद तक रेगुलेट करता है बाय थ्रू एएनएस। किसके थ्रू करता है, एएनएस। एएनएस में देखो दो चीज़ें होती है, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। एएनएस में क्या होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। देखो पैरासिम्पैथेटिक बड़ा है ना तो ये हार्ट रेट को घटाएगा, बड़ा है तो हार्ट रेट को घटाएगा। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटाता है। सिंपैथेटिक जब कर एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। और एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें दो नाम है, एक एड्रेनलिन है, एक नॉरएड्रेनलिन है। एक एड्रेनलिन है, एक नॉरएड्रेनलिन है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हमने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो उस वाले लेक्चर को आप देख लो। और अभी तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।